हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में। और इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की संपूर्ण बुक को। इससे पहले हम 10 से 11 क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारा 12वां चैप्टर रहेगा मध्य प्रदेश में कृषि। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन के नाम से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। चलिए समय को बिना गवाए स्टार्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि या मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये चैप्टर ज्योग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आप समझते होंगे इस चैप्टर का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कृषि की दृष्टि से किन किन पहलुओं को जो है शामिल करते हैं। पहले बात करते हैं इसमें कृषि की दृष्टि से मृदा शामिल होती है, फिर फसल के प्रकार शामिल होते हैं, प्रमुख फसलें जो है वो होती हैं, फिर बागवानी शामिल होती है, सिंचाई साधन शामिल होते हैं, फिर अन्य कुछ जो तथ्य हैं, अनुसंधान केंद्र वगैरह हैं, वो देखे जाते हैं। तो आप सभी को ये ज्ञात होगा कि हमने पिछले क्लास में मृदा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मृदा हमने लाल, काली, पीली और मिश्रित, लैटेराइट और जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, डिटेल में। यदि आपको डिटेल में वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे कि फसल के प्रकार, फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी, जायद और अन्य फसलें। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर प्रमुख फसलें जो अलग अलग रूप से देखी जाती हैं और अलग अलग समय में अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। गेहूं है, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि। ठीक है, बागवानी में क्या आता है, फल, सब्जियां, मसाले, ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। ठीक है, अब सिंचाई साधन भी कृषि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि खेती की जाएगी तो उसमें सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में कृषि, ये सिंचाई साधन इसके अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। तो इसमें कुएं से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, फिर नहरों से सिंचाई होती है, तालाब से सिंचाई होती है और अन्य छोटे मोटे कुछ माध्यम हैं उनसे भी सिंचाई कर ली जाती है। और अन्य में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और AEZ क्या होता है और प्रमुख फसलों की किस्में कौन सी होती हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फसलों के वर्गीकरण से। किससे? फसलों के वर्गीकरण से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है। दोस्तों, लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ये बात आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में ये खबरें आती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसलें मुख्यतः 2 रूप में हम बांट सकते हैं। पहले हैं रबी की फसलें और दूसरी हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, रबी की फसलों में जब हम बात करते हैं तो इनको भी हम डिवाइड करेंगे। कुछ होती हैं खाद्यान्न फसलें, फिर तिलहन फसलें, दलहन फसलें और कुछ को अन्य फसलों में रखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं। इनमें शामिल है गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ खाद्यान्न फसलें हैं जो कि रबी की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अब दलहन फसलें देख लेते हैं। दलहन फसलों में सरसों, सूरजमुखी और अलसी। ठीक है, सरसों, सूरजमुखी और अलसी। ठीक है, चलिए दलहन फसलों में अब देख लेते हैं। ये हमने क्या देखा, तिलहन फसल देखा, खाद्यान्न तिलहन। तिलहन में क्या है, सरसों, सूरजमुखी और अलसी, है ना। अब दलहन में देखते हैं चना, मसूर और मटर। ठीक है, चना, मसूर और मटर। फिर अन्य में देख लेते हैं, अन्य में क्या है, अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया। ठीक है, अदरक,
अफीम, लहसुन और धनिया। चलिए, ये चीज़ें हमने देखा रबी की फसलों में। प्रमुख रूप से हम यदि कंक्लूड करें तो गेहूँ, जौ, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, चना, मसूर, मटर, अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया। ठीक है। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी बेच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, है ना। अब खरीफ की फसलों की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? खरीफ की फसलों की, है ना। तो खरीफ की फसलों में भी हम जब देखते हैं तो यहाँ भी अलग अलग डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें क्या हैं, ठीक है, दलहन फसलें क्या हैं, अन्य फसलें क्या हैं। जब हम इसकी बात करेंगे, एक मिनट, तो खरीफ की फसलों में यदि देखा जाए तो यहाँ भी हम देखेंगे, इनमें आता है खाद्यान्न फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, और तिलहन फसलों में कपास, तिल, मूंगफली, और दलहन में उड़द, अरहर, मूंग, और अन्य में जूट और तंबाकू। ठीक है। तो जो लोग कृषि करते हैं उनको तो इसमें ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। और जो जैसे शहरों में रहते हैं या फिर थोड़ी दिक्कत जाती होगी तो वो इनको ट्रिक से याद कर लें, है ना। कुछ इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। खरीफ की फसलों में क्या देखा हमने? चावल है, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, तिल, मूंगफली, उड़द, अरहर, मूंग, जूट और तंबाकू। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम ये डिवीज़न क्या दिया हुआ है। ठीक है। ये खरीफ, रबी और जायद में डिवीज़न दिया हुआ है, ये हम देखेंगे। जब ये वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो एक बार फिर से कि कौन सी फसल किस प्रकार की है और उसकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, और क्या उसके उदाहरण हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे खरीफ की फसल है, ठीक है, तो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का प्रकार क्या है? ये मानसूनी प्रकार की फसल है। क्या है? मानसूनी प्रकार की फसल है। और इसकी बुआई जो की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है, और ये काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में। और इसके उदाहरणों की बात करें हम तो इसमें है मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल। ठीक है। ये फसल इसके उदाहरण हैं। अब रबी की फसलों की जब बात करते हैं हम तो ये फसल शीतकालीन फसल है। ठीक है। कैसी है? शीतकालीन है। इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, और इसको कब काटा जाता है? ये फरवरी मार्च में होली के पास ये काट ली जाती है। ठीक है। और इसके उदाहरणों में गेहूँ, सरसों, मटर और चना, है ना। चना याद रखें, होली के टाइम में जब लोग बाग जाते हैं ना रात में, होली के समय चना भूंज कर खाते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए जायद की फसलें देखते हैं। जायद की फसलों में ग्रीष्मकालीन ये फसल हैं। ठीक है। गर्मियों के टाइम में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में मतलब ये बोई जाती है। जब ये रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो थोड़ा सा 2 महीने का समय मिलता है, वहाँ पर जिन लोगों के पास पानी की व्यवस्था होती है निजी तौर पर, तो वो लोग इन फसलों की बुआई कर लेते हैं। कब? मार्च और अप्रैल में। जैसे ही ये कौन सी फसल, रबी की फसल की कटाई होती है, और उसके बाद ही ये जायद की फसल शुरू कर दी जाती है। ठीक है। फिर इसको मई जून में काट लिया जाता है। जब मई जून में इसको काट लिया जाता है तो खरीफ की फसल फिर जून जुलाई में ये बो दी जाती है। कुल मिला के 3 फसलें। आप यदि व्यवस्था है आपके पास सिंचाई की और अन्य संसाधनों की, तो आप इजीली 3 फसल ले सकते हैं। ठीक है। और बात करें जायद फसलों में तो ये जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू, मूंग, बहुत से लोग मूंग बोते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था अधिक है। ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ये फसलें होती। तो हमने क्या देखा? खरीफ, रबी और जायद की फसलों में क्या डिफरेंट है, और क्या इनके उदाहरण हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, उदाहरण क्या है, प्रकार क्या है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी फसलें रबी की हैं, कौन सी फसलें खरीफ की हैं, और कौन सी फसलें जायद की हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें। मध्य प्रदेश की मृदा का विस्तृत अध्ययन हेतु पिछले अध्याय को पढ़ें। ठीक है।
जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने मिट्टी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, परीक्षा धाम पब्लिकेशन करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मिट्टियों का विस्तृत विवरण किया गया है। ठीक है, आवाज़ उसमें थोड़ी हल्की सी गड़बड़ है तो आप मैनेज करेंगे, क्योंकि उस टाइम गले में थोड़ा प्रॉब्लम थी। चलिए आगे देखते हैं अन्य फसलों के प्रकार, है ना। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हमारे एमपीपीएससी में जो यूनिट 7 है ना, ठीक है, साइंस एंड टेक वाली, वहाँ पर भी यूनिट का ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फसलें किस प्रकार की हैं, है ना, क्योंकि कृषि के विभिन्न प्रारूप या प्रतिरूप करके उसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं, कुछ होती हैं रेशेदार फसलें। कौन सी फसलें? रेशेदार फसलें। ये है जैसे जूट, कपास, पटसन और शनई, ये होती हैं रेशेदार फसलें, है ना। अब देख लेते हैं उद्दीपन फसलें। उद्दीपन फसलें क्या होती हैं? इनमें आती हैं कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, गांजा, अफीम और भांग, है ना। ये तीनों ही नशे करने के लिए काम में आती हैं। और तंबाकू, कॉफ़ी और चाय, है ना, ये भी एक मतलब दो ये आप पैटर्न बना लेंगे, 3-3 करके डिवाइड कर लेंगे, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, है ना, 3 इधर हो गए, और गांजा, अफीम, भांग, है ना। ये 6 ही मतलब नशे के प्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चाय भी पी रहे तो आप नशा करते हैं, लेकिन चाय तो चाय है फिर। चलिए आगे देखते हैं चारा फसलें। नेपियर, लेविया, ज्वार, रिचका, बरसीम और ल्यूशन। ठीक है, ये जो फसलें हैं ये चारा फसलें हैं, है ना। सिर्फ आप पढ़ लीजिए, बाकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ से उद्दीपन फसलें पूछ लेगा, है ना। कुछ नकदी फसलें करके क्वेश्चन आता है, हाँ ये नकदी फसलें 2 साल पहले पूछा गया है। फिर यहाँ से ये, हाँ ये तना फसलें और जड़ें फसलें, हाँ यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो यह सबको आपको मालूम है कि दलहनें तिलहनें क्या होती हैं। खाद्यान्न फसलें में तो 2-3 प्रकार की आते हैं। पहले गेहूँ चावल ही आती थी, मक्का भी आने लगा है। ठीक है, मक्का अभी आने लगा, अमेरिका से आया था। चलिए, तो अब जड़ फसलों की बात करते हैं। जड़ फसलें कौन सी होती हैं? गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद, ये कौन सी फसलें होती हैं? जड़ फसलें होती हैं। ठीक है, और तना फसलें जो तनों में लटकी हुई होती हैं, जैसे आलू है, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है। ठीक है, अदरक, आलू, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये तना फसलें हैं, ये जड़ फसलें नहीं है दोस्तों। जड़ फसलें कौन सी हैं? जो लंबी लंबी, जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है। ठीक है, ये आइटम जो हैं जड़ फसलें कहलाती हैं, है ना। और तिलहनी फसलों की बात करें जब हम, तो ये ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इनको कहा जाता है। तिलहनी फसलों में जिनसे तेल निकाला जा सकता है, ये है मूंगफली, ठीक है, अलसी, राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी, ये तिलहनी फसलें होती हैं। अब दलहनी फसलों की बात करते हैं। दाल किन किन फसलों से प्राप्त की जाती है? जैसे मटर है, ठीक है, मटर की दाल होती है बिल्कुल, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट। बरबट यानी बरबटी जो बोलते हैं नॉर्मली, है ना, तो इसकी भी दाल होती है ना। अरहर की दाल, ये अरहर आप समझ सकते हैं, ये तुअर की दाल है। ठीक है, जो हमारे नरसिंहपुर के गाड़ा में सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है तुअर की दाल। और वहाँ का एक जिला एक उत्पाद में तुअर की दाल ही उसको शामिल किया गया है, नरसिंहपुर ज़िले में। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये बताने की कोई बात है नहीं। चलिए नगद फसलें की बात करें। नगद जिनसे व्यापार बिल्कुल नगद हो, तो इनको नगद फसलें कह सकते हैं हम। गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी और कपास, ये नगदी फसलें हैं, है ना। आप याद रखेंगे, चाय, कॉफ़ी और तंबाकू वगैरह ये उद्दीपन फसलें भी हैं। ठीक है, और खाद्यान्न फसलों में हम देख सकते हैं फूड ग्रेन्स क्रॉप्स, इनको कहा जाता है क्रॉप्स। तो गेहूँ, चावल और मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चलिए ये हमने फसलों के प्रकारों को जाना। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का ये तो हम जो है कहाँ पढ़ते हैं, जब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना करेंट अफेयर में, पहले जैसे तथ्यवाड़ हुई और एग्ज़ाम पीडिया वगैरह हुई, उस टाइम हम एग्ज़ाम से पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, है ना।
फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं कि प्रथम स्थान हम नहीं, इसको रहने देते हैं, इसमें कोई परेशानी हो सकती है क्योंकि ये 1 महीने या 15-20 दिन पहले देखने वाली चीज़ है। और ये MPPSC DSP रेडियो 2021 का क्वेश्चन है कि फसल को सियारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियारी, है ना। इससे बासी पेज बियारी याद आ गया। फसल को क्या कहा जाता है? सियारी। ये आप याद रखेंगे। फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलिए आइए एक बार फिर से महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रमुख फसलों का वर्णन है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से है आइए देखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले गेहूं की। किसकी? वीट की, जिसे गेहूं कहा जाता है। गेहूं किस कुल की फसल है? ये ग्रैमिनेशी कुल की फसल है। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु में ये फसल उत्पादित की जाती है और इसके लिए औसत वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। कितनी? 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए, मतलब एवरेज जो है उतनी इसको वर्षा चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना ज़्यादा कम चाहिए। ठीक है। गेहूं की फसलों की किस्मों की बात करें, यदि दोस्तों फसलों के वर्गीकरण से या वर्णन से कुछ क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म किस फसल की है या इस फसल की किस्म कौन सी नहीं है ना। तो आप किस्मों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखें और इनको एक जगह लिख लें कि गेहूं की कौन सी किस्में हैं, सोयाबीन की कौन सी हैं, मक्के की कौन सी हैं। तो आपको ये बाद में दिक्कत नहीं करेंगी, नहीं तो ये बहुत दिक्कत करती हैं। ठीक है, क्योंकि सारे नाम एक से लगते हैं। चलिए गेहूं की किस्मों की जब हम बात करते हैं तो ये है सरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी और मैक्रोनी गेहूं। ठीक है। फिर ट्रिटिकल गेहूं। ट्रिटिकल गेहूं क्या है? ट्रिटिकल गेहूं जिसमें राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, राई और गेहूं से के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। अब रोग की बात करें तो रोग में क्या है? इसमें जो गेहूं में रोग लगता है कौन कौन से रोग लगते हैं वो हम देख लेते हैं। एक लगता है टुंडू और किट्टू रोग। किट्टू रोग को रस्ट रोग भी कहा जाता है। ठीक है, टुंडू रोग, किट्टू रोग, टुंडू और किट्टू, है ना, गेहूं में लगता है, ये आप याद रखेंगे। अग्रणी उत्पादक जिले। अग्रणी उत्पादक जिले, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? होशंगाबाद जिले में, जिसका वर्तमान में नाम है नर्मदापुरम जिला। ठीक है, नर्मदापुरम या होशंगाबाद में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और तत्पश्चात सीहोर और नरसिंहपुर जिले दूसरे और तीसरे स्थान पर गेहूं के उत्पादन में आते हैं। चलिए गेहूं को हमने सविस्तार जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। याद नहीं हुआ होगा तो वीडियो 2-3 बार देख लें और सुन लें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए चावल की बात करते हैं, राइस। तो कुल इसका है ग्रेमिनेशी। चावल का कुल क्या है? ग्रेमिनेशी है। इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। क्या नाम है चावल का वानस्पतिक नाम? ओराइजा सेटाइवा। ये जलवायु किस जलवायु में उत्पादित किया जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में चावल को उत्पादित किया जाता है और इसकी औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है चावल को पकाने के लिए। ठीक है, नॉर्मल की बात यहाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल 100 से अधिक चाहिए। और इसकी किस्मों की बात करें तो चिन्नौर चावल, ठीक है, बालाघाट का जीआई टैग आप जानते ही होंगे। रंजित सब, वन, अमन और गोल्डन राइस। ठीक है, ये इसकी किस्में हैं। गोल्डन राइस जैसा कि आप जानते हैं जो गोल्डन राइस है विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत गोल्डन राइस को माना जाता है। ठीक है, और कुछ अन्य इसकी किस्मों में देख लेते हैं, हंसा, शुष्क सम्राट और काली मूछ। काली मूछ चावल भी होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके रोग की बात करें, चावल में जो रोग होता है, एक होता है अंगमारी जिसे ब्लाइट भी कहा जाता है, दूसरा होता है खैरा। अंगमारी और खैरा। ठीक है, अग्रणी उत्पादक जिलों की बात करें तो चावल सर्वाधिक रूप से बालाघाट में होता है और दूसरे नंबर पर आता है सिवनी। क्या आता है? सिवनी, मोगली लैंड सिवनी या मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी। ठीक है,
तो बात करेंगे अब मक्के की। किसकी? मक्के। तीसरी हमारी खाद्यान्न फसल है सोयाबीन, गेहूँ, चावल और मक्का के बाद ये तीसरी खाद्यान्न फसल है। इसका भी कुल क्या है? ग्रेमिनेशी है। इसका वानस्पतिक नाम है क्या? जिया मैन। जिया मेज नहीं है, जिया मैन नाम है, ठीक है। और इसकी किस्मों की बात करें तो पिंटल और डेंट इसकी किस्में हैं मक्का की। आपने शायद ये सुना होगा, तो याद रखेंगे पिंटल और डेंट मक्का की अलग अलग किस्में हैं। पिंटल, डेंट, सरताज, गंगा सेकेंड और डेक्कन, ठीक है। डेक्कन क्वीन आपने सुना होगा, डेक्कन क्वीन ट्रेन है, ठीक है। रोग इसमें क्या होता है? वाइट होता है। दोस्तों किस्मों के बाद यदि जो क्वेश्चन पूछा जाता है फसलों से, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है, ठीक है। तो आप रोग याद रखेंगे और अग्रणी उत्पादक जिले रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ मौसम की है, और कौन सी मानसूनी है, और कौन सी एक और कौन सी थी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, कौन सी मानसूनी फसल है, कौन सी शीतकालीन फसल है ना। चलिए ये चीज़ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन बताते चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने बहुत से टेस्ट दिया हुआ है। MP के तो लगभग 100 से 150 टेस्ट दिया है, तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे मक्के की। तो मक्का जो है सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है छिंदवाड़ा ज़िले में। कहाँ? छिंदवाड़ा ज़िले में। और सेकंड नंबर पे आता है क्या? नीमच, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन होता है छिंदवाड़ा में, दूसरे नंबर में आता है नीमच। चलिए अब कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी किस कुल की फसल है? ये रूबिएसी कुल की फसल है। इसकी किस्मों में अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका आती हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? अरेबिका, लाइबेरिका और रोबस्टा, है ना। अरेबिका आप जानते हैं कॉफ़ी की सबसे उच्च कोटि की किस्म है। कैसी है? सबसे उच्च कोटि की किस्म है अरेबिका। और लेकिन सेकेंड नंबर पे आती है क्या? रोबस्टा, जो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। उच्च किस्म की तो अरेबिका है, लेकिन भारत में रोबस्टा सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है, जो कि सेकंड नंबर की उच्च कोटि की फसल है, ठीक है। यह किस्म है कॉफ़ी की। और अग्रणी उत्पादक जिला कॉफ़ी में कौन सा है? बैतूल, आप सभी जानते हैं, कुकड़ू हिल्स, है ना, जहां अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार कॉफ़ी लगाई गई थी। और आज भी वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। किस ज़िले में? बैतूल ज़िले में। बैतूल की हम कुकड़ू हिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये आप सभी बखूबी जानते हैं, ठीक है। चलिए विशेष के तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड, है ना, ये वही बात लिखी हुई है। चलिए बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड और फ्लोरेंस हेंड्रिपस ने 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागान लगाए थे। कितने में? 110 हेक्टेयर। चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। किसकी बात? सोयाबीन की। सोयाबीन जो है लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। चलिए सोयाबीन हमारी राजकीय फसल है, ये आप जानते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय करके पहला ही वीडियो डला हुआ है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देखिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए किस्मों की बात कर लेते हैं। किसकी? सोयाबीन की। अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि, प्रतिकार, ठीक है। PS 1024 कुमारी गोली, ये आप याद रखेंगे कि अहिल्या, अलंकार, समृद्धि और प्रतिकार। क्या है? अहिल्या, अलंकार, समृद्धि और प्रतिकार, ये सोयाबीन की फसलें हैं। और अग्रणी उत्पादक जिलों में उज्जैन का पहला नाम आता है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? उज्जैन जिले में किया जाता है, मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर आता है धार। चलिए कपास की बात कर लेते हैं। कपास जो है मालवेशी कुल की फसल है,
किस कुल की? मालवेशी कुल की फसल है। इसकी किस्मों में श्यामली, शोभिन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी, है ना। महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी आप मुख्यतः रूप से याद रखेंगे। कपास की किस्में हैं और अग्रणी उत्पादक जिला है कपास में खंडवा और खरगोन। खरगोन पहले नंबर पर है, खंडवा दूसरे नंबर पर है ना। यहाँ कपास उत्पादन केंद्र भी, कपास या अनुसंधान केंद्र भी हैं, आगे हम देखेंगे। खरगोन जो विशेष देख लेते हैं, तथ्य क्या दिया हुआ है? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इन 4 जिलों को दोस्तों सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन सिटी, सुनहरे जिले, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, है ना। ठीक है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये 4 जिले हैं। चलिए तंबाकू की बात कर लेते हैं। क्या है? तंबाकू, है ना। वानस्पतिक नाम है निकोटियाना। क्या नाम है? निकोटियाना इसका वानस्पतिक नाम है। बात करें इसके जलवायु की, जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। और किस्मों की बात करें तो निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबेकम इसकी किस्में हैं। ठीक है, निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबेकम। ठीक है, अब आप तय कर लीजिए आप कौन सी किस्म की तंबाकू खाते हैं। ठीक है, अग्रणी उत्पादक जिले, इसमें उत्पादित कहाँ? रीवा और सतना में संयुक्त रूप से सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? रीवा जिले में और सतना जिले में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मालूम है तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। ठीक है, ये हम हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ा करते हैं। ये भारत की फसल नहीं है। ठीक है, कुल मिला के ये अंग्रेज ही लेकर आए थे और यहाँ छोड़कर चले गए। चलिए आगे देखते हैं गन्ना के बारे में। गन्ना जो है पोएसी कुल का या ग्रास फैमिली का एक फसल है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? सैक्रम ऑफिशिनेरम। क्या है? सैक्रम ऑफिशिनेरम इसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों कृषि वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है। इसमें छोटी सी भी गलती, एक भी फैक्ट को ध्यान से ना पढ़ना आपके क्वेश्चंस को गलत कर देती है। यदि एक छोटा सा टेस्ट भी होता है 100 क्वेश्चनों का, तो मध्य प्रदेश में कृषि नाम के चैप्टर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उस एक टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं और आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आराम से पढ़ें। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है और वीडियो को 2x या 1.5x में ना देखें, क्योंकि फिर हम, चलिए क्या कह सकते हैं, वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिशिनेरम है। जलवायु की बात करें उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किस्में हैं इसकी बाहुबली और श्रीमुखी। ठीक है, गन्ना बाहुबली प्रकार का ऐसा मोटा होता है ना, जो आप याद रखें, बाहुबली, और बाहुबली के साथ है कौन? श्रीमुखी, है ना। अग्रणी उत्पादक जिलों में क्या है? नरसिंहपुर में गन्ना सर्वाधिक रूप से उत्पादित किया जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली कुल है लेग्यूमिनेशी और मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? एराकिस हाइपोजिया, ये आप याद रखेंगे। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु में मूंगफली की फसल उत्पादित कर ली जाती है और इसकी किस्मों में कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम है। क्या है? कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम है। ठीक है, अग्रणी उत्पादक जिलों में खंडवा इसका प्रमुख पहला उत्पादक जिला है और दूसरे नंबर पर ये आता है क्या? खरगोन। ठीक है, खरगोन दूसरे नंबर पर आता है। चलिए सरसों की बात करते हैं। सरसों जो कि एक तिलहनी फसल है ना, और खरीफ की फसल है। खरीफ की है ना, हाँ सरसों। चलिए एक बार आप चेक कर लिया करेंगे, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। सरसों, सॉरी, हाँ रबी की फसल है। सरसों किसकी फसल है? रबी की फसल है, अभी गड़बड़ हो जाता। सरसों की हम बात कर रहे थे। ये कुल किसका है? ब्रेशिकासी का कुल की यह फसल है और इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेशिका कंप्रेस्टिस। क्या है? ब्रेशिका कंप्रेस्टिस। जलवायु की बात करें, जलवायु है समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। इसकी किस्मों की बात करें तो किस्म क्या है?
पूषा गोल्ड। पूषा गोल्ड किसकी किस्म है दोस्तों? सरसों की फसल है, सरसों की किस्म है। इसके अग्रणी उत्पादक जिले हैं सरसों में, आप सभी जानते हैं मुरैना जिला अग्रणी उत्पादक जिला है, और संपूर्ण रूप से जो चंबल है सरसों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, चंबल का मतलब सरसों सर्वाधिक उत्पादित। ठीक है, और अफीम की बात करें, अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, और इसका अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? मंदसौर है। ठीक है, मंदसौर और नीमच साथ में ले सकते हैं। चलिए दलहन की बात करें, दलहन संपूर्ण रूप से दिया गया है, ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं, और अग्रणी उत्पादक जिलों में नरसिंहपुर ये पहले स्थान पर आता है। वही आपने सुना कि गाडावाड़ा की जो दाल आती है तुअर, या जैसे अरहर की दाल कहा जाता है, ठीक है, वहाँ की वो बहुत फेमस है, इसलिए नरसिंहपुर जिला प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बागवानी, है ना, हमने कृषि का डिवीज़न जाना, ठीक है, क्या है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में बागवानी कौन सी फसलें कहाँ कैसी हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए मध्य प्रदेश में बागवानी करके हेडिंग दी हुई है। पहले हम बात करेंगे आम की। किसकी? आम की। आम जो है जबलपुर और रीवा में उत्पादित किया जाता है प्रमुख रूप से, बाकी हम आगे देखेंगे। जैसे नूरजहाँ मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो नूरजहाँ है वो अलीराजपुर की प्रमुख फसल है, ठीक है, और जो सुंदरजा है वो रीवा की प्रमुख फसल है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग रेगुलर हैं उनको ये बात समझ में आएगी। चलिए आंवला देखते हैं। आंवला पन्ना में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर प्लांट, है ना, डॉक्टर का झाड़ नहीं, डॉक्टर प्लांट, ठीक है, डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। वह मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का आंवला जिला किसे कहा जाता है? पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म क्या है? कंचन और कृष्णा। आंवले की प्रमुख किस्म है कंचन और कृष्णा, ठीक है। अंगूर की हम बात करें तो अंगूर जो है रतलाम में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अंगूर नगरी किसको कहा जाता है? रतलाम को अंगूर नगरी कहा जाता है ना। ये आप याद रखेंगे कि अंगूर नगरी किसे कहा जाता है? रतलाम को अंगूर नगरी कहा जाता है। बात करेंगे पपीता की। किसकी? पपीता, कुछ लोग इसे पपाया भी कहते हैं। ये धार और रतलाम में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है ना। और फिर बात करेंगे केला। केला जो कि बुरहानपुर में सर्वाधिक रूप से उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर जिले में प्रस्तावित है। कहाँ? बुरहानपुर के सुखपुरी नामक स्थान में केला अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। अब बात करेंगे अमरूद, है ना, अमरूद जिसे बिही भी कहते हैं बहुत जगह, ठीक है। अमरूद ये कहाँ उत्पादित की जाती है? रीवा में, है ना। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। किसकी प्रसिद्ध किस्म है? अमरूद की प्रमुख किस्म है कौन? ललित, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले, ठीक है। सब्जी और मसाले उत्पादक जिलों में हम देख लेते हैं। इनको आप ज़्यादा याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, लेकिन मोटा मोटा आप देख लीजिए कि आलू सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है इंदौर में, प्याज खंडवा में, और लहसुन जो है मंदसौर में, ठीक है, और लहसुन पार्क जो है मंदसौर में प्रस्तावित है। फिर धनिया आप बिल्कुल याद रखें, ये सब्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धनिया डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गुना में ये होती है और धनिया पार्क प्रस्तावित है गुना में, ठीक है। धनिया कहाँ होती है? गुना जिले में होती है। और फिर बात करते हैं टमाटर जो कि जबलपुर ज़िले में सर्वाधिक होते हैं। फिर मटर भी जबलपुर में सर्वाधिक होता है। टमाटर और मटर, है ना, दोनों ही जबलपुर ज़िले में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। बात करें अदरक की, अदरक छिंदवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। चलिए मसालों की बात कर लेते हैं। मसाले, मिर्च
जब हम मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च खंडवा और खरगोन में प्रमुख रूप से उत्पादित किए जाते हैं। दोस्तों ये है बेड़िया मिर्च की मंडी, है ना। ये क्वेश्चन बनता है कि बेड़िया मिर्च की मंडी मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत स्थापित की गई है या कहाँ है, तो ये खरगोन जिले के अंतर्गत बेड़िया मिर्च की मंडी लगाई जाती है। और हल्दी की बात करें तो हल्दी बुरहानपुर में सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है। और धनिया आप देख ही चुके हैं, ये गुना में उत्पादित होती है। और ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला है रतलाम। कौन है? रतलाम है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला छिंदवाड़ा। सर्वाधिक फल उत्पादन जिला रतलाम। और सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बुरहानपुर। ठीक है, सर्वाधिक मसाला कहाँ उत्पादित किया जाता है? बुरहानपुर में उत्पादित कर दिया जाता है। ठीक है, ये कृषि के बारे में छोटा सा और तथ्य दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। फिर बढ़ते हैं हम सिंचाई स्रोत की ओर कि मध्य प्रदेश में सिंचाई कैसे, कहाँ से और क्यों की जाती है ना। मध्य प्रदेश में झूम कृषि की बात करते हैं। एक आदिम प्रकार की कृषि है यह, ठीक है। आदिम यानी समझ सकते हैं जनजातियों की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। ठीक है। चिमाता जो भील है, चिमाता भील जनजाति की व दहिया, जिसे बेबर भी कहा जाता है, बैगा जनजाति की प्रमुख झूम कृषि है। भील जनजाति की झूम कृषि क्या है? चिमाता है। और बेबर या दहिया किसकी है? बैगा जनजाति की प्रमुख कृषि है। जब हम ये यूनिट 10 जनजाति वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, प्री से पहले हम उस बुक को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि आप इच्छुक होंगे उस चीज़ के लिए तो। ठीक है, क्योंकि वो बुक जल्दी ख़त्म हो जाती है, 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। एक जनजाति एक दिन में कंप्लीट करो, ख़त्म। ठीक है, चलिए, वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। ठीक है, कौन सी कृषि प्रतिबंधित है दोस्तों? झूम कृषि प्रतिबंधित है। और क्यों प्रतिबंधित है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे वनों का नाश होता है, नाश नहीं सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, पहले वनों को काटा जाता है और वृक्षों और वनों को यदि काट दिया जाएगा तो फिर ये सीधे सीधे जलवायु या प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से जूझना पड़ेगा, तापमान अधिक बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात जो ज्योग्राफी की है ना। ज्योग्राफी में आप लेक्चर इसमें अपलोड हो रहे हैं इसी चैनल में दोस्तों। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल की वो एनसीईआरटी सार है ना। एनसीईआरटी सार दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो महेश कुमार वर्णवाल नॉर्मल बुक है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है और उसमें इतने फैक्ट स्पष्ट रूप से दिखते नहीं हैं। तो वो अन्य एग्ज़ाम से और एमपीपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अन्य एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आती है और ज्योग्राफी कहाँ नहीं आती है, तो उस दृष्टि से वो लेक्चर महत्वपूर्ण है। तो वो भी कंटिन्यू अपलोड होंगे, आप देख सकते हैं जाकर, चैनल में ही डले हुए हैं या फिर अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या सिंचाई के स्रोत हैं? तो भूमिगत जल है और धरातली जल है। ठीक है, भूमिगत जल और धरातली जल में आपको अंतर स्पष्ट करवा देते हैं। भूमिगत जल दोस्तों वो होता है जो कि भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है, जैसे कुओं को खोदकर, नलकूप यानी कि जो बोरवेल हम करवाते हैं, घर में बोर करवाते हैं, फिर उसके अंदर मोटर डाल के पानी ऊपर लेके आते हैं, ये भी भूमिगत जल का स्रोत है। और तालाब, ठीक है, तालाब भी क्या है? भूमिगत जल का स्रोत है, क्योंकि इसे भी खोदकर पानी निकाला जाता है। और धरातली जल की बात करें, जो धरातल में बहता है और इसका स्रोत दूसरा होता है और दूसरी जगह ही आकर बहता है, जैसे नहर। धरातली जल में प्रमुख रूप से क्या है? नहर है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, अब तालाब जो है, तालाब भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। एक तालाब वो
जो स्वयं निर्मित हो जाता है, पानी भर जाता है वहाँ या पानी आ जाता है, और दूसरा जो है जिसकी खुदाई करके हम बनाते हैं या जिसका निर्माण करते हैं उसे कृत्रिम तालाब का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब नहरें भी दो प्रकार होती हैं, एक नियतवाही होती है, एक अनियतवाही या नित्यवाहिनी या अनियतवाहिनी। ठीक है। नियत वाहिनी वो होती है जो लगातार बहती है, जिसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता, और अनियत वाहिनी जो होती है वो कौन सी होती है, जो नॉर्मल टाइम में सूखी हुई होती है, लेकिन जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है फसलों को, तो जब डैम में पानी स्टोर होता है तो डैम के गेट खोले जाते हैं और नहर के रूप से, नहर के माध्यम से वो खेतों में सिंचाई के लिए पहुँचते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, डिटेलिंग की गई है नलकूप व कुओं के बारे में। ठीक है। आइए देखते हैं नलकूप और कुओं के बारे में मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्या तथ्य दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि 67.3% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। कितनी? 67.3% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। कैसे हैं? सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन हैं कौन? कुएं और नलकूप। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र से की जाती है। ठीक है। जो कुएं और नलकूप हैं वहाँ सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? मालवा क्षेत्र में की जाती है। एरिया वाइज देखें तो आगे हम डिटेल में देखेंगे किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। ठीक है। चलिए ये समाचार के पन्नों से कुछ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉक्स महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में बजट 2023-24 का ये बजट है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सब्सिडी जो है 13,000 करोड़ की दी गई थी। उद्देश्य था इसका सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 3200 करोड़ रुपए दिए गए। किसान कल्याण योजना के उद्देश्य क्या थे? किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन की बात करें, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। आइए आते हैं फिर से ट्रैक में। हम कुएं और नलकूप के बारे में डिटेल से जान रहे थे। ठीक है। हाँ चलिए विजिबल होगा। यदि विजिबल नहीं होता तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए, इंदौर और उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5% और 79.9% ट्यूबवेल से सींचा जाता है। ठीक है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में है। कहाँ है? उज्जैन जिले में है, जबकि इंदौर जिले का दूसरा स्थान है। घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल हैं। कितने हैं? घनत्व की दृष्टि से, है ना, डेंसिटी की दृष्टि से इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 जो है ट्यूबवेल हैं। कुओं से सर्वाधिक 81.1% सिंचाई मंदसौर जिले में की जाती है। ठीक है। मंदसौर जिला उत्तरी मालवा का ये जिला है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो हम पढ़े हैं कि वो 67% सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ना, वो महत्वपूर्ण था। और दूसरा क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो जिला होगा मंदसौर 81.1%। ठीक है। चलिए तालाब से सिंचाई की बात करते हैं। तालाब से सिंचाई कहाँ, कैसी, कितनी होती है। चलिए तालाब से सिंचाई की बात करें। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई धार जिले में की जाती है। ये 32,801 हेक्टेयर में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई धार जिले में की जाती है। कहाँ की जाती है? धार जिले में। ये आप याद रखेंगे। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में की जाती है। कहाँ की जाती है?
बालाघाट। पहले नंबर पे क्या है? धार है। दूसरे नंबर पे बालाघाट। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ जिले में की जाती है। कितने परसेंट? 20.1% झाबुआ जिले में प्रतिशत की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से धार जिले में, और प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक बालाघाट जिला। ठीक है, ऐसे में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आप याद रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई धार जिले में होती है और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ जिले में होती है। ठीक है, बस ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद कुछ याद रखें। हाँ सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नहरों से सिंचाई। नहरों से सिंचाई देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है जिसके द्वारा 70.3% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में की जाती है। ठीक है, नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में की जाती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई नर्मदापुरम जिले में की जाती है। इसका पुराना नाम होशंगाबाद था। और नहरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, नित्यवाही और अनित्यवाही। ठीक है, नित्यवाही वो है जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये ज़्यादा छोटा हो गया है ना, मैं पढ़ देता हूँ, समझ लेंगे कि नित्यवाहिनी कौन सी होती हैं। ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं। यह सदैव जल से भरी रहती हैं। ठीक है, अनित्यवाही कौन सी हैं? इनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है और वे मात्र नदियों में आने वाली बाढ़ों के समय ही काम में आती हैं या डैम के माध्यम से ये छोड़ी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये मैप दिया गया है, ये मैप से आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। तो ये जो नलकूप और कुओं के द्वारा हमने सबसे पहले पढ़ा, तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप और कुओं के माध्यम से होती है। कितनी? 67.3%। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे होती है नहरों से 17.6%, और फिर तालाबों से तालाब 2.7%, और अन्य आप देख सकते हैं 12.4%। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिले में होती है। ठीक है, अन्य स्रोतों के द्वारा, है ना, जो हमने 12% कुछ देखा। अन्य स्रोतों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई पन्ना जिले में होती है। ठीक है, क्षेत्रफल में विदिशा और प्रतिशत में पन्ना जिला। ठीक है, एरा प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं। फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाही के छोड़ना एरा प्रथा कहलाती है। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, जानवरों को एरा छोड़ देते हैं तो उसे एरा प्रथा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना दी गई है दोस्तों। ठीक है, सिंचाई योजना के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधित योजनाओं को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना। आप इसे समझ लीजिए, ये बाद में कभी तथ्य की दृष्टि से काम आएगा। बृहद सिंचाई योजना में हम देखें तो इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई योजना की बात करें, इसके तहत 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित छोटे नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, लघु सिंचाई योजना की बात करें तो लघु सिंचाई योजना इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुओं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे
क्या दिया गया है ना। मध्य प्रदेश में प्रमुख नहरें दी हुई हैं, ठीक है। प्रमुख नहर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितनी की सिंचाई महत्वपूर्ण नहीं है उतनी की ये नहर महत्वपूर्ण है ना। वो आप जानेंगे क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं वैनगंगा नहर, है ना। सबसे पहली नहर है ये वैनगंगा नहर। बालाघाट और सिवनी जिलों में इससे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश की ये पहली नहर है जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में इसका निर्माण कर दिया गया था। बात करें भांडेर नहर की, भांडेर नहर ग्वालियर और दतिया जिले से लाभान्वित होते हैं। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली जाती है, ठीक है। और लाहार नहर ग्वालियर और दतिया। दोस्तों यदि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक आपके पास है तो आप इसे खोल कर जरूर बैठ जाएं, ठीक है, ताकि आप उसको अंडरलाइन करते रहें महत्वपूर्ण तथ्यों को, है ना। और ताकि फिर आप दोबारा पढ़ें तो कुछ ऐसा नहीं लगे कि हम नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोबारा पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, तो पढ़ने में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। कहाँ से निकाली गई है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से भांडेर नहर निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं लाहार नहर की। लाहार नहर लाभान्वित होते हैं ग्वालियर और दतिया जिले। 86 किलोमीटर लंबी यह नहर भांडेर नहर से निकाली गई है, ठीक है। भांडेर की सहायक नहर है ये। गुलाब सागर नहर, गुलाब सागर नहर से लाभान्वित होता है सीधी जिले के खड्डी गांव के पास बनास की सहायक महान नदी से ये निकलती है, ठीक है। चलिए सिंचाई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। दोस्तों नोटिफिकेशन आने ही वाला है, नेक्स्ट मंथ आ ही सकता है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि नोटिफिकेशन आते ही और उसके कुछ दिनों पश्चात तक हम ये बुक कंप्लीट कर लें, ताकि 1-2 बार हम इन वीडियो को देख लें और रिवीजन कर लें, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ चीज़ें याद तो होती नहीं हैं, ये आप जानते हैं, रिवीजन ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं बलराम ताल योजना की। बलराम ताल योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में बलराम ताल योजना का प्रारंभ किया गया। फिर जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया। खेत तालाब योजना 2007 में प्रारंभ की गई। आप ऐसे याद रखेंगे कि बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना, है ना, तो 2007 में प्रारंभ की गई और जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर और होशंगाबाद जिले हैं। कौन से जिले हैं? ग्वालियर और होशंगाबाद जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन से हो गए? ग्वालियर और होशंगाबाद दोनों सम्मिलित रूप से हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है, ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है। प्रतिशत की दृष्टि से ग्वालियर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ग्वालियर और होशंगाबाद है। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी, ठीक है। तो न्यूनतम सिंचित जिला जो है कुल मिलाकर डिंडोरी ही है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो चाहे प्रतिशत की दृष्टि से हो, ठीक है। ये बॉक्स दिया गया है, बॉक्स हम देख लेंगे। हाँ ये नया है, कुछ अग्रणी जिले दिए हुए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 2022-23 का ये डाटा है। फसलों का समूह है और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, ठीक है, किसका है, कौन सा, देख लेते हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे प्रमुख रूप से, अन्य दूसरे राज्यों की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे होते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश जीके, ठीक है। कुल दलहन की बात करें तो कुल दलहन पूरे संपूर्ण भारत में सर्वाधिक दलहनों का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से किया जाता है, ठीक है। कुल खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? खाद्यान्न ये दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश।
भारत में प्रमुख स्थान है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है खाद्यान्न की दृष्टि से, और हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में भी ये दूसरे नंबर पर आने लगा है ना, ठीक है। पहले ये तीसरे नंबर पर आता था, आप ये डाटा चेक कर लेंगे एक बार और, ठीक है। या फिर जब एग्ज़ाम देने जाएं और करेंट अफेयर्स की जो बुक होती हैं हमारी तथ्यवान या एग्ज़ामपीडिया, उनमें हम ये चीज़ें कंफर्म कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, है ना। अभी एक मोटे रूप से आप देख लीजिए, है ना। कुल मोटा अनाज की बात करें, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश पहले 3 स्थानों पर स्थिति नहीं रखता है। तो आगे बढ़ेंगे। कुल मसाला उत्पादन, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन मसाला उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसमें मुझे शक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम केरल को पढ़ते हैं, अभी ये मध्य प्रदेश आ गया है, ठीक है। ये डाटा वाली चीज़ जो है ये करेंट अफेयर्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मध्य प्रदेश में पेयजल व्यवस्था की बात कर लेते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। 1893-94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर पालिका इंदौर के अधीन ले लिया गया। वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल आपूर्ति की जाती है। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 से प्रारंभ की गई। कब? 1869 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है। बड़ा तालाब, भोपाल की लगभग 40% जनसंख्या बड़े तालाब पर आश्रित है। 1883 में जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल आपूर्ति की जाती है। 1911-12 में सागर के लाखा बंजारा तालाब से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई है। बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये खबर अभी चर्चे में थी, ठीक है, आपने बार बार ये तथ्य पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास किस तरह हुआ उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहली शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया। पहली शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर है, जो कि 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। कब? ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। बात करें पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना की, ये 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में यह रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया था, ठीक है। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया था। ग्वालियर रियासत में 1940-44 की अवधि के बीच में आसन परियोजना, कोकेटो बांध और आवदा बांध, हरसी बांध, तिगरा बांध आदि बनाए गए। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। किससे? गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये हम नहीं देखेंगे, ये नया आएगा 23-24 वाला, एग्ज़ाम से पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ये एग्री एक्सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में
एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत 2002 में इंदौर से की गई थी। बस ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत 2002 से इंदौर ज़िले से की गई थी। बस इसके बाद आप याद ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये टेबल दिया हुआ है, चलिए ये टेबल देख लेते हैं। टेबल इसी टाइप की टेबल की मैं बात कर रहा था, आप ये बना लेंगे अपने नोट्स में तो आपको याद हो जाएगा। जैसे गेहूं की प्रजातियां कौन सी हैं या फसलें कौन सी हैं? सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और ड्यूरम। फिर धान की बात करें, मही सुगंधा, रंजित सब वन, स्वर्ण सब वन, शंबा मंसूरी, अमन, कालीमू, चिन्नौर, शुष्क सम्राट आदि। सोयाबीन की बात करें, अहिल्या, अलंकार, प्रसिद्ध और प्रतिकार, ठीक है। और चना की बात कर लेते, चना, वैभव, विशाल और राधे, ये 3 भाई हैं, वैभव, विशाल और राधे, ये चना की महत्वपूर्ण फसलें हैं। ज्वार की बात करते हैं, लवकुश, विदिशा, 61, ये ज्वार की बात है। सरसों की किस्मों में वरुणा और पीताम्बरी प्रमुख किस्में हैं। मूंगफली की बात कर लेते हैं, कौशल, चंद्रा और चित्रा, ये मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं। कपास की बात करें, श्यामली, शोभेन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी, ये कपास की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। श्यामली, शोभेन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी। अरहर की बात करें, अरहर की बहार, अमर, आज़ाद और पिपरिया, ये किस्में हैं। मटर में अपर्णा जो है पत्ती विहीन प्रजाति है ना। अपर्णा जो मटर की फसल है इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अपर्णा और प्रकाश था, ये दोनों साथ में है ना। फिर रेशम, टसर, इरी, मूंगा और ओक, क्या है? टसर, इरी, मूंगा और ओक, ये रेशम की प्रमुख फसलें हैं। अमरूद की बात करें, अमरूद की किस्म है ललित। और आलू में कुफरी, चिप्सोना सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। या आलू की कौन सी प्रजाति सर्वश्रेष्ठ? कुफरी, चिप्सोना, ठीक है। कुफरी, बादशाह, कुफरी, अशोका, ठीक है, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। चलिए बात कर लेते हैं आंवला की। आंवला जो है कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा, ठीक है, ये आंवला की प्रमुख किस्में हैं। कौन सी? कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा। चलिए आगे देख लेते हैं आम के बारे में। आम जो कि रत्ना और नूरजहां और सुंदरजा, ये आम की प्रमुख फसलें हैं। रत्ना किसे कहा जाता है? अल्फांसो और नीलम जो प्रमुख किस्में हैं उनका संकरण करके रत्ना का उत्पादन किया जाता है। और नूरजहां आप जानते ही हैं अलीराजपुर ज़िले की प्रमुख किस्म है और सुंदरजा रीवा की प्रमुख किस्म है। और गन्ना की बात करें तो गन्ना की किस्मों में श्रीमुखी और बाहुबली आते हैं। चलिए प्रमुख अनुसंधान केंद्र की हम बात कर लेते हैं। अनुसंधान केंद्र हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। ये कृषि संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। 4 जिलों के नाम ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछ लिया जाएगा कहाँ स्थित है। जैसे रीवा, सतना, जबलपुर ऐसा दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। और यदि हमको याद नहीं है तो हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये है रीवा के गोविंदगढ़ में, ठीक है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये स्थानों का नाम भी आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि गोविंदगढ़ कैसे संबंधित है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पवारखेड़ा में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र ये जबलपुर के खमरिया में बना हुआ है। कहाँ है? जबलपुर के खमरिया में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र की यदि हम बात करें तो ये कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में, ठीक है। और दोस्तों
ये क्या है, नॉर्मल कपास अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, आगे शायद आए या ना आए, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खरगोन में है, और एक है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। यदि जैविक लग जाए तो वो खंडवा जिले में आता है। ठीक है, आगे दिया होगा तो हम पढ़ लेंगे, नहीं दिया होगा तो आप इसे नोट कर लें। मध्य प्रदेश में चावल और धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल और धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर टेस्टों में बहुत बहस हुई है हमारे और टीचरों के बीच। ठीक है, तो उस बहस से हमने ये चीज़ सीखा है, तो आपको बहस ना करनी पड़े, क्योंकि आयोग से बहस नहीं की जा सकती, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों? इंदौर में है। और दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है? दलहन अनुसंधान केंद्र जो कि अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। अमलाहा सीहोर में दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी अमलाहा सीहोर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर सीहोर में ही है। गन्ना अनुसंधान केंद्र आप सभी को मालूम है नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील के बुहानी में स्थित है। ठीक है, नरसिंहपुर जिला है, गाडरवाड़ा तहसील है, उसके अंतर्गत पड़ता है बुहानी, जहां गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, हम आज बहुत स्लो और आराम से चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है चैप्टर है कृषि का, थोड़ा बोरिंग रहता है और आराम से इसको करना पड़ता है ना। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये रतलाम जिले में है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम जिले में है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है, बुरहानपुर के सुखपुरी में प्रस्तावित है मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ है? ग्वालियर में है। आलू जो कि गोल गोल होते हैं, तो ग्वालियर में इसकी अनुसंधान केंद्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र या मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र, चलिए पहले मैप में देख लेते हैं। मैप में क्या दिया हुआ है? ठीक है, हाँ, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ऊपर गेहूं ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। ये चंबल वाला रीजन है, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र। फिर जब यहाँ मालवा वाला, पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र आते हैं, मध्य मालवा, तो ये गेहूं का क्षेत्र हो जाता है। और फिर जब ये यहाँ हम जाते हैं तो ये ज्वार और कपास का क्षेत्र है। और इस वाले चंबल वाले एरिया में क्या है? गेहूं चावल का क्षेत्र है। और ये बघेलखंड और निचली सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र है। और ऊपरी कुछ बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वो चावल का क्षेत्र है। पूरा ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है, जो कि जनजातियों का प्रमुख इलाका है, ये चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिए कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं ये 5 क्षेत्र कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। पहला, धान या चावल क्षेत्र, इसको वर्षा की ज़रूरत होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी। और क्षेत्र की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, है ना। ये सिर्फ आप पढ़ लें, है ना, कभी क्वेश्चन बन सकता है तो उसमें दिक्कत ना जाए, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है नहीं। ठीक है, गेहूं क्षेत्र की बात करें, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की ज़रूरत है। जलोढ़ मिट्टी, काली साधारण मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। केंद्रीय क्षेत्र मध्य प्रदेश है, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल। ठीक है, ये आप देख लेंगे दोस्तों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मेंस में ज़्यादा काम आते हैं, तो आप एक बार इनको रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण इतना था कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे उसी प्रकार
ये भी दिया गया है कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये 11 भागों में बांटा गया है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ये आप देख लेंगे, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे मेंस में, और मेंस में जाते हैं। और मेंस में यदि आप कर रहे हैं, मेंस की दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप इसको देख लें और बुक से आप इसको रीड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार व सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। उसके पश्चात हम जाते हैं 4 नंबर पे सतपुड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, निमाड़ का मैदान, मालवा का पठार, फिर ग्रिड क्षेत्र और झाबुआ का पहाड़ी मैदान। ठीक है, ये प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ आप ये जो बात कही गई है इसको आप याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश को 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आप याद रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, क्या नाम है, नाम महत्वपूर्ण है। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगला चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 13, मध्य प्रदेश में पशुधन, है ना। ये आप जानते हैं एक वीडियो में हम एक चैप्टर लगभग कंप्लीट करते हैं, तो ये अगला चैप्टर है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचने में आपके मोबाइल को कष्ट महसूस ना हो, वो आसानी से पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई परेशानी जा रही हो वीडियो में बनाने में या फिर समझने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगले वीडियो में उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी जितना बन सकेगा। ठीक है, अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि राय देना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।